Hello students, let us start our very important topic मोल कॉन्सेप्ट। फिजिकल केमिस्ट्री का पहला इम्पोर्टेंट चैप्टर ये होता है और ये मान लो कि फिजिकल केमिस्ट्री की जो रूट्स हैं वो यहीं से स्टार्ट होती है। पूरा जो अपनी मान सकते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री का ये बेस है और पूरी फिजिकल केमिस्ट्री इस चैप्टर के ऊपर टिकी हुई होती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है अपने आप में। हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी सवाल आएगा, मतलब किसी भी चैप्टर से आए मोल कॉन्सेप्ट से, तो उसका रिलेशन कुछ ना कुछ डेफिनेटली होगा ही। तो चलो स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट की पहले प्लानिंग देख लेते हैं, किस तरीके से अपने इसमें कंप्लीट करेंगे, क्या क्या चीज़ें इसमें आती है। सबसे पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड डेफिनेशंस आती है। जैसे इसके अपन ये मान लो कुछ पार्ट्स कर लेते हैं, सम इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड डेफिनेशंस। दूसरे पार्ट में हम आ जाते हैं मोल एनालिसिस। इसी में फिर एंड लिमिटिंग रिएजेंट वगैरह जो हैं वो इसी में आ जाते हैं। और तीसरा पार्ट इसका आ जाता है कंसंट्रेशन टर्म्स, कंसंट्रेशन टर्म्स। इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड डेफिनेशंस में अगर हम बात करें तो सबसे पहले मोल को ही डिफाइन कर लो। व्हाट इज मोल, व्हाट इज AMU और U एटॉमिक मास यूनिट, what is atomic mass, what is relative atomic mass, gram atomic mass, average atomic mass। इसके बाद मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर मास। मोल एनालिसिस से रिलेटेड ही टर्म्स होती हैं, जिसमें PUAC बोल सकते हैं अपन, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, ये मेनली अपन इसमें डिस्कस करते हैं। परसेंटेज यील्ड वगैरह भी इसी में आ जाती है, परसेंटेज प्योरिटी। और कंसंट्रेशन टर्म्स में अगर अपन बात करते हैं तो मोलरिटी, कैपिटल M, मोलैलिटी स्मॉल m, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज कैलकुलेशन। परसेंटेज कैलकुलेशन में दो चीज़ें आती है, परसेंट वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम एंड परसेंट वेट बाय वेट। इसके बाद आता है पार्ट पर मिलियन PPM एंड फाइनली नॉर्मलिटी, कैपिटल N। ये मोटे तौर पे इस चैप्टर का सारा हिसाब किताब मैंने यहाँ पे बना दिया है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद देखेंगे मोल एनालिसिस, PUAC क्या होती है, LR का क्या कॉन्सेप्ट है, परसेंटेज यील्ड एंड परसेंटेज प्योरिटी, और सबसे लास्ट में देखेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स, मोलैलिटी, स्ट्रेंथ, और कई बार ऑक्सीडेशन नंबर भी इसी चैप्टर में इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो उसको भी ले लेते हैं। तो इससे ओवरऑल मामला कंप्लीट हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर और इससे रिलेटेड चीज़ें, रिडॉक्स रिएक्शन एंड देयर बैलेंसिंग। चलिए, तो ये इस चैप्टर की पिक्चर एक तरीके से अपनी बात कर सकते हैं। तो वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले क्या स्टार्ट करने वाले हैं, मोल। तो बच्चों हेडिंग डाल लो, मोल क्या है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो मोल। देखिए ये जो वर्ड है ना,
इसका मीनिंग बिल्कुल क्लियर होना चाहिए हमारे दिमाग में, किसी तरह का कोई भी डाउट होना ही नहीं चाहिए। जैसे देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं 5 kg, 5 लीटर, ऐसे ही 6 न्यूटन। तो इस तरह की जब बात आती है तो सब जानते हैं कि 5 kg, kg क्या है? यूनिट। ऐसे ही लीटर, न्यूटन। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो कुछ ना कुछ यूनिट हमें पहले डिफाइन करना पड़ता है कि भाई इसको 1 यूनिट बोल दो, फिर उसके रेस्पेक्ट में डबल है, ट्रिपल है, तो उसके हिसाब से उसका मेजरमेंट हो जाएगा। जैसे मैंने बोल दिया कि ये एक पर्टिकुलर सब्सटेंस है, इस अमाउंट को कुछ ना कुछ मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। सपोज दिस इज़ 1 kg। अब हम जानते हैं ओरिजिनली ये 1 kg नहीं है, लेकिन मैंने तो बोल दिया दिस इज़ 1 kg। तो अब इसी के रेस्पेक्ट में कोई इससे डबल है, ट्रिपल है, तो इसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेशंस हो जाएगा, मेजरमेंट हो जाएगा कि कोई भी वेट अगर इसका 10 टाइम्स है तो वो 10 kg हो जाएगा, दैट्स इट। तो इसी तरीके से जो यूनिट्स की लिस्ट होती है उसी लिस्ट में कहीं ना कहीं मोल भी होता है। अब ज़रूरी नहीं है ना जो लिस्ट हमने पढ़ी हो वो पूरी लिस्ट हो। भाई हमने पढ़ लिया वो तो ठीक है कि जो यूनिट्स हम जानते हैं बचपन से अब तक पढ़ते आ रहे हैं वो तो हैं ही, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि दुनिया में वो यूनिट होती हैं, उनके अलावा कुछ नहीं होता। तो उसी लिस्ट को अगर आगे अपन एक्सटेंड करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं मुझे मोल भी दिखेगा। तो व्हाट इज़ मोल? केमिकल काउंटिंग यूनिट। सब्सटेंस के अमाउंट को मेजर करने का एक, अपन ऐसे बोल सकते हैं, एक और ऑप्शन हमारे पास आ जाता है। जैसे किसी सब्सटेंस का वजन हम ग्राम में कर सकते हैं, किलोग्राम में कर सकते हैं, टन में कर सकते हैं, क्विंटल में कर सकते हैं। तो किसी भी सब्सटेंस का वजन के लिए हम डिफरेंट यूनिट्स क्यों यूज करते हैं? ताकि चीज़ जो मेजरमेंट है वो ईजी हो जाए। जैसे किसी स्टूडेंट से आप पूछोगे आपका वजन कितना है, तो वो क्या बोलता है? 50। हम ऑटोमेटिक समझ जाते हैं कि 50 ग्राम तो नहीं है, 50 लीटर तो नहीं है। हमारे दिमाग में क्या जाता है? 50 kg बाय डिफ़ॉल्ट। चलो मान लेते हैं कि 50 kg है। क्यों भाई वो 50 kg क्यों बोल रहा है? वो ऐसे नहीं बोल सकता 50,000 ग्राम, बोल सकता है लेकिन बोलता नहीं है। रीज़न सीधा सा है कि ये ज़्यादा इजी लग रहा है हमें। तो इस तरीके से हमारे वेट के लिए kg बेस्ट यूनिट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा वज़न ओनली kg में होता है। ग्राम में भी हो सकता है, ज़्यादा ग्राम आ जाएंगे, टन में भी हो सकता है, क्विंटल में भी हो सकता है। इट मीन्स दुनिया में किसी भी चीज़ का वज़न करना है तो एक सिंगल यूनिट में कर सकते हैं। फिर भी हम डिफरेंट यूनिट्स यूज़ करते हैं। क्यों? तो उसका रीज़न अपने आप पता चल गया होगा कि देखिए डिपेंड करता है कौन से सब्सटेंस की हम बात कर रहे हैं। हमारे लिए किलोग्राम अच्छा है तो किसी के लिए ग्राम भी अच्छा होता है, किसी के लिए टन, क्विंटल। जब किलोग्राम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर हमें टन और क्विंटल की बातें करनी होती हैं। जैसे गोल्ड स्मिथ के पास हैं तो कोई ये थोड़ी बोलेगा 10⁻⁻5 kg की गोल्ड रिंग बना दे भाई। वहाँ पे ग्राम में बातें होगी, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 10 ग्राम। तो इस तरह से वहाँ पे ग्राम बेस्ट यूनिट है, हमारे लिए किलोग्राम बेस्ट यूनिट है। तो इसी तरीके से केमिस्ट्री में बेस्ट यूनिट क्या आ जाएगी सब्सटेंस के लिए? मोल। तो अभी इसकी बात कर लेते हैं कि मोल क्या है। तो हेडिंग डाल लीजिए मोल। मोल को डिफाइन कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड डेफिनेशंस में। फर्स्ट है मोल। क्या है? सबसे बेसिक है तो ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बताएगा, लेकिन सबसे पहले हमारे दिमाग में जो क्लिक करना चाहिए ना वो नंबर। जैसे डजन होता है ना, 1 डजन, 2 डजन, 3 डजन, ऐसे ही होता है 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल। इट मीन्स ये काउंटिंग यूनिट है। तो इट इज ए केमिकल काउंटिंग यूनिट, जस्ट लाइक डजन। जिस तरह से डजन होता है उसी तरह से मोल होता है। प्राइमरी लेवल पे ये हमारे दिमाग में आना चाहिए कि डजन 12, देखिए 1 डजन इज इक्वल्स टू 12 होता है, तो सिमिलरली 1 मोल इज इक्वल्स टू भी कुछ ना कुछ होता होगा। क्लियर? तो वो क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। तो 1 मोल स्पीसीज, देखिए अब 1 डजन के आगे भी आपको ये बोलना पड़ेगा कि आप किसकी बातें कर रहे हो। जैसे 1 डजन, फिर आगे बोलना पड़ेगा बुक्स,
1 डजन एप्पल, 1 डजन स्टूडेंट, इस तरह से बोलना पड़ेगा। सिमिलरली हमें यहाँ पे भी बोलना पड़ेगा 1 मोल बुक्स, 1 मोल एटम, 1 मोल मॉलिक्यूल। तो स्पीसीज में कुछ भी आ सकता है, मतलब किसी की भी काउंटिंग के लिए अपन यूज कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। फिर भी ज़्यादा सुटेबल किसके लिए है ये तो हम बोल ही सकते हैं। तो 1 मोल स्पीसीज इज नथिंग बट 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 स्पीसीज। स्पीसीज में कुछ भी आ गया जिसका आप नाम लोगे, शॉर्ट में अपन इसको बोल देंगे। देखो बोलने में इसको भी दिक्कत आएगी, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, इसलिए इसको शॉर्ट में अपन क्या बोल देते हैं, एवोगैड्रो नंबर, एनी। अब ये वाली चीज सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में परमानेंट फीड हो जानी चाहिए। जिस तरीके से 1 डजन बोलते ही आपके दिमाग में आता है 12, बिल्कुल सेम मैनर में 1 मोल बोलते ही आपके दिमाग में आना चाहिए इतनी स्पीसीज हैं। और ये पक्का ध्यान रखना है, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, गड़बड़ियां करते हैं। अब मैं बोल रहा हूं 1 मोल एटम, तो भैया नंबरिंग भी एटम की आएगी। 1 मोल मॉलिक्यूल, तो नंबरिंग भी मॉलिक्यूल की आएगी। जैसे कोई बोल रहा है 1 डजन एप्पल है, तो बताओ बनाना कितने हैं। अब कोई बोलेगा ये क्या सवाल हुआ, तो बेटा सेम टू सेम चीज़ केमिस्ट्री में होती है। जिस चीज़ के मोल हैं उसी की काउंटिंग आएगी, वेदर इट इज़ एटम, मॉलिक्यूल, आयन, बुक, फैन, मोबाइल, जो भी है। जैसे आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये वाला मामला कि डजन जिसके लिए यूज हो रहा है उसी की काउंटिंग आएगी। तो जिस चीज़ के लिए मोल, मतलब ये जिस स्पीसीज की बात कर रहा है वही स्पीसीज तो ये होगा। Na को अपन क्या बोल रहे हैं, एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रोस नंबर। अभी और डिटेल से अपन इसको एक्सप्लेन कर देंगे, बट एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल कहीं पे लिखा हुआ है 1 मोल बुक्स, मान लो ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हाउ मेनी बुक्स, जैसे 1 डजन बुक्स, तो पता चल गया कितनी बुक्स होती हैं। इट मीन्स 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 बुक्स। मैथमेटिकल मैटर है, आराम से लिख देंगे। या फिर क्या बोल सकते हैं, एनी बुक्स भी बोल सकते हैं, इतना लिखने में जोर आ रहा है तो एनी बुक्स, दैट्स इट। इस तरह से हम आराम से इन चीज़ों को बोल सकते हैं। बट देखिए ये जो वैल्यू है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ये जो काउंटिंग है, थोड़ा सा उसका आइडिया हमें होना चाहिए कि ये कितनी बड़ी वैल्यू है। जैसे आप कितने जीरो लगाओगे 23, तो आप मैथमेटिकली जाओगे ना 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, इस तरह से आप जाओगे, तो जाते जाते ये सारे तामझाम हमारे बंद हो जाएंगे, ये वैल्यू नहीं आने वाली है। बहुत बड़ी वैल्यू है। आप ऐसे कंपेयर कर सकते हो कि किसी पर्सन के पास सिर्फ 1 मोल रुपए हैं, सिर्फ 1 मोल रुपए, और वो 1 सेकंड में 10 लाख रुपए खर्च करता है। लाइफ खत्म हो जाएगी, पैसे खत्म नहीं होंगे। रीजन सीधा सा है, डिवाइड करके मैथमेटिकल चेक कर लेंगे कितने साल लगेंगे इसको खर्च करने में। दूसरी चीज, मान लो हमारे पास 1 मोल बुक्स रखी हुई है और आपको उनको काउंट करना है, तो आप ऐसे काउंट करोगे ना 1 2 3 4, आप काउंट ही नहीं कर पाओगे। यहीं बैठे बैठे आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी, वो बुक्स आप काउंट नहीं कर पाओगे। रीज़न, अगर आप 1 सेकंड में 1 काउंट करते हो तो आपको कितने सेकंड लगेंगे, इतने सेकंड लगेंगे, और इतने सेकंड एक नॉर्मल पर्सन की लाइफ में नहीं होते। कैलकुलेट करके देख लेना। मान लो एवरेज लाइफ 50 साल मान लो किसी की भी नॉर्मल, तो 50 साल में कितने सेकंड होंगे वो कैलकुलेट कर लो आप, तो पता चल जाएगा कि वो इससे ज़्यादा आएगा या कम आएगा। इट मीन्स ये बहुत बड़ा नंबर है, इसको हम 1 2 3 करके काउंट नहीं कर सकते। सिर्फ इसीलिए मैंने ये एग्जांपल दिए हैं कि कोई ये सोचे कि 1 मोल 2 मोल को मैं काउंट कर लूँगा, नहीं कर सकते। तो फिर इसका क्या मतलब है, जब काउंट ही नहीं कर सकते तो मतलब है 1 2 3 ऐसे काउंट करने से ही काउंट नहीं होती चीज़ें। काउंट करने के कई जुगाड़ होते हैं, कई तरीके से काउंटिंग होती है। वेट से भी काउंटिंग हो जाती है, वेट से भी काउंटिंग हो जाती है। कैसे, जैसे मान लो ये एक मार्कर है, इसका वजन हमने कैलकुलेट कर लिया, भाई इसका वजन है 2 ग्राम, तो एक मार्कर का वजन हमने कितना ग्राम बोल दिया, 2 ग्राम। अब आपके पास एक बहुत बड़ा कार्टून आ गया, मतलब बहुत बड़ा बॉक्स है और उसके अंदर बहुत सारे मार्कर हैं,
उन मार्कर में बंडल रखे हुए हैं, उसमें से आपने एक बंडल निकाला और स्टूडेंट्स को बोलते हैं उसको काउंट करो। तो एक स्टूडेंट क्या करता है, लग जाता है 1 2 3 काउंट करता है। एक स्टूडेंट क्या करता है, पूरे बंडल को उठा के वजन करता है और उसका वजन आ गया मान लो 10 किलो। अब वो काउंट नहीं करेगा, उसने केवल वजन कर लिया। वजन के बाद काउंटिंग कहाँ से आएगी, उसके दिमाग से आएगी। कैसे, 10 किलो को ग्राम में बदल के 2 से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ मार्कर आ जाएंगे, दैट्स इट। तो यही लॉजिक केमिस्ट्री में यूज होगा। मुझे काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इनडायरेक्टली वजन से ही चीज़ों को काउंट कर लूँगा। तो वो कैसे होता है उनकी अपन बात करेंगे। बट मॉडर्न प्रैक्टिस में देखिए जो मोल है उसकी जगह कुछ अलग टर्म्स भी यूज की जाती है। तो नॉट इन मॉडर्न प्रैक्टिस some new terms like gram atom, gram molecule, gram ion are used instead of मोल। मोल की जगह ये टर्म भी यूज होती है। ग्राम एटम अगर है इसका मतलब वो मोल ही है, ग्राम मॉलिक्यूल हैं इसका मतलब वो मोल ही हैं, किसके, मॉलिक्यूल्स के। ग्राम आयन का मतलब भी मोल ही है। तो ये तीनों टर्म्स हमें याद करनी है, ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन, मोल्स को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं अपन मोल को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कईयों के दिमाग में ये भी आता है 1 मोल इज इक्वल्स टू यही नंबर क्यों है, दूसरा नंबर क्यों नहीं है। तो भैया 1 डजन इज इक्वल्स टू 12 ही क्यों होता है, 15 क्यों नहीं होता। तो ये सोच लेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा। तो कहीं लिखा हुआ है 1 ग्राम सोडियम एटम, सोडियम एटम ऐसा लिखा हुआ है। कहीं लिखा हुआ है 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम। कहीं को लगेगा दोनों एक ही चीज़ है, दोनों एक चीज़ नहीं है। ये वजन है 1 ग्राम, ग्राम के साथ एटम चिपका हुआ है, ये 1 ग्राम वजन नहीं है, ये मोल है। तो ये वेट है, वेट ऑफ सोडियम इज इक्वल्स टू 1 ग्राम, बट ये वेट ऑफ सोडियम इज इक्वल्स टू 1 ग्राम नहीं है। तो फिर ये क्या है, ये है 1 मोल सोडियम, दैट्स इट। तो ग्राम एटम इज नथिंग बट मोल। कहीं पे भी ग्राम एटम लिखा हुआ आता है तो आप सीधे उसको मोल से रिप्लेस कर दीजिए, दैट्स इट। ऐसे ही आ जाता है ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन, तो हम तुरंत समझ जाएंगे। जैसे आ गया 5 ग्राम आयन ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3, तो हाउ मेनी एल्यूमिनियम आयंस आर देयर। तो आप सीधा बोल दोगे इट इज 5 मोल, दैट इज 5 टाइम्स ऑफ एनी आयंस आर देयर। ये आयंस का काउंटिंग आ गया। इस तरीके से हम इजीली बता सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। चलो अब थोड़ा सा मोल को और अलग तरीके से डिफाइन कर लेते हैं, जो बेसिक डेफिनेशन बुक्स वगैरह में अपन देखते हैं। यहाँ तो हमने क्या बोला है, और कैसे 1 डजन को कैसे डिफाइन करोगे, कलेक्शन ऑफ 12 थिंग्स इज नोन एज 1 डजन। सिमिलरली कलेक्शन ऑफ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 थिंग्स इज नोन एज 1 मोल, दैट्स इट। अब इसको केमिस्ट्री में कैसे लेते हैं, देखिए मान लो मेरे पास यहाँ पे कार्बन का सैंपल रखा हुआ है, ये है 100 ग्राम। किसका सैंपल है ये, कार्बन का। अब कार्बन में कौन सा कार्बन है, कार्बन भी कई टाइप के होते हैं, आइसोटॉप्स तो पढ़े ही हैं हमने। कार्बन 12 भी होता है, 13 भी होता है, 14 भी होता है। तो हम जो सैंपल कलेक्ट करके लाए हैं वो है कार्बन 12। तो जितने भी एटम्स है वो सारे C12 वाले हैं। कार्बन कौन सा है ये, 12, C12 जिसको अपन सिंपली बोलते हैं। इसका वजन कितना है, 100 ग्राम। इसमें से एग्जैक्टली 12 ग्राम में निकाल रहा हूं, एग्जैक्टली 12 ग्राम, ध्यान रखना है, ना एक पार्टिकल कम ना ज्यादा। तो एग्जैक्टली 12 ग्राम अगर मैं यहां निकाल लेता हूं, ये 12 ग्राम ऑफ
C12 फिक्स कर दिया ना हमने कि C12 ही है। तो इसके अंदर भी एटम तो होंगे, 12 ग्राम के अंदर भी एटम तो होंगे, 1 2 3, वो कितने एटम हैं? ये जो एटम्स इसमें प्रेजेंट हैं वो हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। इतने एटम है एग्जैक्टली 12 ग्राम में। तो 1 मोल को कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए, दुनिया के किसी भी चीज़ में अगर इतनी काउंटिंग है तो वो 1 मोल हो जाएगा, चाहे वो 100 ग्राम हो, चाहे वो 1 ग्राम हो, चाहे वो 10 ग्राम हो। कोई भी सब्सटेंस, मान लो आप किसी भी चीज़ को उठा के ले आए मेरे सामने और वो 5 kg है, लेकिन अगर उसमें एटम्स या जो भी उसके अंदर है, मान लो उसके अंदर आयंस हैं, तो अगर वो आयंस इतने हैं तो मैं उसे क्या बोल दूंगा? 1 मोल। दैट्स इट। तो 1 मोल की डेफिनेशन क्या आ जाती है? अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस दैट कंटेन्स एंटिटीज लाइक एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन एज प्रेजेंट इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटॉप। तो ये इसमें इतने एटम्स है तो डेफिनेटली ये 1 मोल हो गया अपने आप ही। अब इतने ही एटम्स अगर किसी दूसरे में आ जाते हैं तो वो 1 मोल हो जाता है। तो ये 1 मोल को इस तरह से अपन डिफाइन कर देते हैं। तो 1 मोल बोल दो, चाहे 12 ग्राम बोल दो, चाहे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स बोल दो, एक ही बात है। ये बोलो चाहे ये बोलो चाहे ये बोलो, तो बेसिकली काउंटिंग यूनिट है, ये हमारे दिमाग में अपने को रखना है। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर मोल। मोल को इस तरह से अपन बोल देंगे। अब देखो सब्सटेंस के लिए आएगा 1 मोल कार्बन, सिमिलरली 1 मोल वाटर, 1 मोल H2SO4, इस तरह से आ जाएगा और वो काउंटिंग को बताएगा भाई। जैसे 1 मोल H2O, तो ये जो मोल है वो H के हैं या O के हैं या H2O के हैं? ये जो मोल है वो H के नहीं है, O के नहीं है, H2O के हैं। 1 मोल बुक्स, तो वो जो 1 मोल है वो B का नहीं है, O का नहीं है, बुक्स का है। तो आई थिंक क्लियर होगा, ये पूरी एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एटम है या मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल। तो मैं क्या बोलूँगा? 1 मोल H2O दैट इज Na 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब यहाँ एटम भी आ सकता है, मॉलिक्यूल भी आ सकता है, आयन भी आ सकता है। क्या आएगा? मॉलिक्यूल। इस तरह से अपन बात करेंगे, शॉर्ट में बोले तो Na मॉलिक्यूल। तो इसमें अब कोई परेशानी नहीं आएगी किसी को, मुझे लगता है कि एटम हो सकते हैं, जो भी एंटिटीज है सबके लिए यूज हो जाएगा। देखिए, मोल हमारे लिए यूज हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये मोस्ट सुटेबल किसके लिए रहेगा? जो बहुत छोटे होते हैं। अगर बहुत बड़े होते हैं तो इतनी काउंटिंग तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो एटम्स, मॉलिक्यूल, साइंस के लिए ये बेस्ट रहेगा, मोस्ट सुटेबल रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये दूसरी चीज़ों के लिए यूज नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, चलिए अब अपन सेकेंड टर्म पे आते हैं। सेकेंड टर्म है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। AMU एटॉमिक मास यूनिट। देखो, अभी मैं बात कर रहा था कि ग्राम, किलोग्राम, टन, क्विंटल, ये अलग अलग यूनिट्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हम चीज़ों को इजी बनाना चाहते हैं, मेजरमेंट इजी हो जाए, ज़्यादा बोलना ना पड़े हमें। लेकिन जब एटम्स की बात आती है तो ये सारे यूनिट्स फेल हो जाते हैं। जैसे किसी एटम की बात करें और इस एटम का वज़न अगर आप ग्राम, किलोग्राम, टन, क्विंटल, कोई भी यूनिट यूज़ कर लो जो आपको पता है, उसको लिखना डिफ़िकल्ट ही होगा। जैसे ग्राम में बात करेंगे तो बहुत कम ग्राम आएगा या बहुत ज़्यादा ग्राम आएगा? अकेले एटम का वज़न अगर करेंगे तो बहुत कम आएगा, मतलब 1 ग्राम 2 ग्राम या बहुत कम ग्राम, तो ये बहुत ही कम ग्राम आएगा। जैसे इस रेंज में आएगा 10 टू द पावर -24 ग्राम, इसके रेंज में आएगा। मान लो हमने लिख दिया 6 या 8 इंटू 10 टू द पावर -24, 2.5 इंटू 10 टू द पावर -28, इस तरह से आएगा ये। तो इसको ईजी बनाने के लिए हमें नई टर्म की रिक्वायरमेंट हुई।
नई यूनिट की रिक्वायरमेंट हुई, और वो जो नई यूनिट है वो क्या है, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। इट इज जस्ट लाइक ग्राम, किलोग्राम, टन, क्विंटल, मिलीग्राम, बिल्कुल उन्हीं की तरह है। दिमाग में से निकाल दो कि एटॉमिक मास यूनिट क्या है। इट इज जस्ट लाइक ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम, टन, क्विंटल। जो लिस्ट है उसी लिस्ट में कहीं ना कहीं ये भी हमें दिखेगा। तो जो बचपन से हम पढ़ते आ रहे थे वो लिस्ट हमने छोटी पढ़ी थी, तो उस लिस्ट को एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो उसमें ये आ जाएगा AMU। अब इसको डिफाइन कर देते हैं। भाई ये तो डिफाइन करना पड़ेगा कि कितने मास को आप 1 AMU बोलोगे। हम कह रहे हैं बहुत कम, अबे बहुत कम भी फिक्स तो होगा, कुछ तो होगा। तो इसको अपन ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि C12 को ही पकड़ेंगे फिर से। ये 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन, और इस तरह से इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स, ये हैं 1 एटम ऑफ C12। C12 का एक एटम हमने पकड़ लिया और इसके एग्जैक्टली कितने टुकड़े कर दिए, ऐसे कट 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 कट, एग्जैक्टली इक्वल 12 टुकड़े करने हैं। कितने पार्ट्स बना दिए हमने इसके, 12 पार्ट्स। ऐसे कट कर करके कट कर करके कितने पार्ट्स बना दिए, 12 पार्ट हमने बना दिए, इक्वल 12 पार्ट, इक्वल 12 पार्ट। तो जो पार्ट, एक पार्ट को निकाल लो यहां से, एक पार्ट को उठा के यहां रख दो और उसे बोल दो दिस इज 1 AMU। मतलब बहुत ही कम मास है। अब उसके मल्टीपल में चलेंगे जो भी चलेंगे वो। तो इक्वल 12 पार्ट बना लिया हमने, और हर एक पार्ट को अपन क्या बोलेंगे, ईच पार्ट, एक पार्ट का जो भी मास आएगा, कितने ग्राम हो, कितने किलो, मैं उसको 1 AMU बोल दूंगा। तो मास ऑफ ईच पार्ट is called 1 AMU. This is the definition of 1 AMU. कि भाई 1 AMU किसी ना किसी मास को तो बोलेंगे, लेकिन वो कौन सा मास होगा, अकेले कार्बन 12 को पकड़ के लाओ, उसके एग्जैक्टली 12 पीस करो, एक पीस को उठा के रख दो, दिस इज 1 AMU। तो इस हिसाब से कार्बन का वजन कितना होगा, उसके कार्बन 12 के एटम का वजन कितना होगा, एक पार्ट को 1 AMU बोला है, तो इसमें कितने पार्ट हैं, 12 पार्ट। दैट्स वाई मास ऑफ C12 एटम इज 12 AMU। तो अब मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ, और ये देखिए ऑलमोस्ट किसके इक्वल टू निकल के आएगा, एग्जैक्टली इक्वल नहीं निकल के आएगा, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, तो एक हिस्से में कम से कम एक न्यूक्लियन तो आएगा। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ 1 AMU जो वजन है वो किसके इक्वल टू निकल के आता है, जो इक्वल टुकड़े करेंगे 1/12, ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है इसकी, 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। ये डेफिनेशन है भाई इसकी, एग्जैक्ट डेफिनेशन तो ये है। अब इसको कैलकुलेशंस में अपन ऐसे लेंगे, 1 AMU ऑलमोस्ट इक्वल्स टू, बट इक्वल्स टू चल जाएगा, 1.66 भी ले लेते हैं, 67 ले लेते हैं कुछ लोग, तो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। और ये बाई चांस देखिए 1/Na, 1 डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर करोगे, डिवाइड करके देख लेना, यही आएगा वैल्यू, तो लमसम यही वैल्यू आएगा, इतने ग्राम होता है। इसी को अपन बोल देते हैं मास ऑफ 1 न्यूक्लियन। ये देखिए, तो 1 AMU बहुत ही कम वजन है। देखो ये ऑलमोस्ट 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन का वजन है, ऑलमोस्ट, एग्जैक्टली नहीं, 1/Na ग्राम। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ 1 AMU इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ 1 न्यूक्लियन, मास ऑफ 1 न्यूक्लियन। एक न्यूक्लियन क्या होता है, आइदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बट बेसिक डेफिनेशन ये है, देखिए भाई, उसके बाद ये अपने को याद रख लेंगे अपन। कन्वर्जन फैक्टर ये बिल्कुल याद हो जाना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम होता है, सिमिलरली 1 AMU इज इक्वल्स टू इतने ग्राम होता है, परमानेंट दिमाग में रहना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट फॉर 1 AMU। इसी को बोलते हैं यूनिफाइड मास भी बोल सकते हैं, यूनिफाइड मास U। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट टर्म अपन डिफाइन करते हैं, थर्ड
थर्ड टर्म है एटॉमिक मास, मास ऑफ सिंगल एटम। कई लोग एटॉमिक मास की डेफिनेशन में भी मुंह फाड़ते रहते हैं इधर उधर, पता नहीं क्या है एटॉमिक मास, मास ऑफ सिंगल एटम। तो किसी भी एलिमेंट का एक सिंगल एटम पकड़ लो, उसका वजन कर लो। अब कई सोचते हैं उसको पकड़ेंगे कैसे, वजन कैसे करेंगे, तो ये सारे तामझाम ही तो पढ़ने पड़ेंगे, तब पता चलेगा अपने आप कि ऐसे भी हो जाता है क्या। तो थर्ड आ जाएगा एटॉमिक मास, इट इज द मास ऑफ सिंगल एटम, दैट्स इट। इट इज द मास ऑफ वन एटम बोल दो, सिंगल एटम बोल दो, मास ऑफ वन एटम, खत्म। अच्छा, ये एक एटम का मास है तो इसके लिए बेस्ट सुटेबल यूनिट कौन सी होगी, AMU। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ओनली AMU, ग्राम भी हो सकता है, किलोग्राम भी हो सकता है, टन भी हो सकता है। भाई बहुत कम हो जाएगा और क्या होगा। क्या हमारा मास AMU में हो सकता है, सोचो। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हो गए नहीं वो तो एटम के लिए, ऐसा कुछ नहीं यार, मैंने बोला था कि ये यूनिट है सिंपल, किसकी तरह, ग्राम किलोग्राम की तरह। तो हमारा वजन भी AMU में हो सकता है, बस बहुत ज़्यादा AMU आ जाएगा, इससे ज़्यादा क्या होगा। तो इट इज़ द मास ऑफ वन एटम एक्सप्रेस्ड इन AMU। इसको AMU में एक्सप्रेस करेंगे, बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हाँ, अब एटम के मास की बात करें तो पहले ये बात कर लो एटम क्या होता है। एटम इज नथिंग बट स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, दैट्स इट। तो भाई एटम का मास एटम का नहीं होता, उसके पार्टिकल्स का होता है। जैसे अपन बात करें हमारा मास हमारा नहीं होता, हमारे सारे बॉडी पार्ट्स का होता है। तो होता ही है, उसमें क्या है। तो मान लो ये एक एटम है, ये न्यूक्लियस हो गया इसका। इसके अगर मास की बात करें तो इसका मास क्या आएगा, सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन्स, सम ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, सम ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सम करोगे तो इलेक्ट्रॉन का मास तो कुछ भी नहीं होता है, नेग्लेक्ट हो गया। अब कई सोचो कुछ कैसे नहीं होता है, होता है, बिल्कुल सही बात है, होता है। ऐड कर लेना आप लोग, ऐड करने के बाद भी वही आएगा। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है, और उनको अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस मतलब पार्टिकल्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, आइदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यही है इसमें, और क्या है। कलेक्टिवली दोनों को एक साथ अपन क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियॉन, ताकि दो बार ना बोलना पड़े प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो अपन क्या बोल सकते हैं, एटॉमिक मास, बताओ क्या निकल के आएगा। क्या हम एटॉमिक मास को ऐसे बोल सकते हैं, सम ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। बिल्कुल बोल सकते हैं। और इसको ऐसे नहीं बोल सकते क्या, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनटू मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन। भाई एक न्यूक्लियन का मास अगर हमें पता है तो जितने न्यूक्लियन होते हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मास आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और इसी एक न्यूक्लियन को मास को अपन क्या बोलते हैं, एक न्यूक्लियन को मास को अपन क्या बोल रहे थे, ऑलमोस्ट 1 AMU। तो व्हाट इज एटॉमिक मास, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इनटू AMU, दैट्स इट। जितने न्यूक्लियन है उसके आगे AMU लगा देंगे, क्योंकि एक का एक AMU होता है, 10 है तो 10 AMU हो जाएगा सिंपली। एटॉमिक मास नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इनटू AMU लगा के हम फाइंड कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल फॉर एटॉमिक मास, मास ऑफ सिंगल एटम। और वो कैसे फाइंड करते हैं, ये हो गया इसका काम। इसके बाद हम आ जाते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव का मतलब किसके रेस्पेक्ट में। अब वो किसके रेस्पेक्ट में लेते हैं, C12 के। C12 के भी कौन सा टुकड़ा, जो 12 टुकड़े किए थे ना हमने, तो 12 पार्ट्स में से किसी एक पार्ट के रेस्पेक्ट में डिफाइन करना होता है। तो ये रेशियो है सिंपली।
रिलेटिव एटॉमिक मास, RAM। इट इज द रेशियो ऑफ, अब जिसका RAM फाइंड कर रहे हैं उसका मास डिवाइडेड बाय जो C12 हमने लिया था उसका 1/12। जैसे मान लो कोई ये एटम है, कोई दूसरा एटम है, कोई तीसरा एटम है, ये XYZ, इसका RAM लाना है तो पहले ये डिसाइड करो कि ये C12 है और इस C12 के कितने टुकड़े कर दिए, 12 पीस में से 1 वाला पीस लेना है, 1 पार्ट। तो 1 पार्ट के रेस्पेक्ट में ये कितना है, उसके 1 पार्ट के रेस्पेक्ट में ये कितना है, उसके 1 पार्ट के रेस्पेक्ट में ये कितना है, तो डिवाइडेड बाय ये जो इसका 12 टुकड़े करने के बाद आएगा उस टुकड़े से डिवाइड करेंगे, इसको भी उससे डिवाइड करेंगे, इसको भी उससे डिवाइड करेंगे। अब जो डिवाइड करने के बाद आ रहा है वो उसके रेस्पेक्ट में ही तो आया है, उसी को बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। तो सिंपली इट इज द रेशियो ऑफ एटॉमिक मास एंड 1/12 ऑफ एटॉमिक मास ऑफ C12, दैट्स इट। तो RAM इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा एटॉमिक मास और डिनोमिनेटर में जाएगा 1/12 इंटू एटॉमिक मास ऑफ C12 कितना होता है, 12 AMU। C12 सब्सटेंस है ना, कार्बन है सिंपली, तो इसको अपन स्प्लिट कर दें। इस एटॉमिक मास को क्या बोल सकते थे, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इंटू AMU, 1/12 इंटू ये कितना आता है 12 AMU। AMU से AMU कैंसिल आउट हो गया, 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया, और ये तो रेशियो है, यूनिट लेस हो जाएगा, इट इज जस्ट नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, दैट्स इट। तो व्हाट इज RAM, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, बस यूनिटलेस होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होता है, रेशियो होता है, बहुत ज़्यादा कुछ रिसर्च करने की जरूरत नहीं होती है, इससे काम हो जाता है डेफिनेशन से। इसके बाद नेक्स्ट टर्म अपन लेते हैं, 5वीं टर्म हमारे लिए है ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए अब फिर से देखो, ग्राम एटम एक साथ चिपक के क्या बन जाते हैं, मोल। तो ग्राम एटॉमिक मास, कई लोग सोचते हैं एटॉमिक मास को ग्राम में बोल दो, ग्राम एटॉमिक मास हो जाता है। बात तो सही है, लेकिन उसको थोड़ा सा अपनी आत्मा तक जाने दो कि ये क्या चीज़ है। तो उसको देखते हैं, एक सिंगल एटम का मास AMU में एक्सप्रेस करते हैं, उसी तरह के 2 एटम भी हो सकते हैं, 1 डजन भी हो सकता है, तो फिर 1 मोल भी तो होगा। तो 1 मोल एटम्स को एक जगह रख दें और फिर उनका वजन करें, तो जो भी वजन आएगा वो 1 से तो ज़्यादा ही आएगा, अकेले एटम से तो ज़्यादा ही आएगा। अकेले एटम्स का कितना टाइम्स आएगा, अगर 1 डजन का फाइंड करते हैं तो 12 टाइम्स आता है, तो 1 मोल का फाइंड कर रहे हैं ना, तो NA टाइम्स आ जाएगा। वो जो NA टाइम्स वजन आ रहा है, उसी वजन को दुनिया क्या बोलती है, ग्राम एटॉमिक मास। और उसी दुनिया में हम रहते हैं, तो हमें भी फिर यही बोलना पड़ेगा भाई। तो इट इज द मास ऑफ इट इज द मास ऑफ 1 मोल एटम्स। हाउ मेनी एटम्स, NA एटम्स इन ग्राम। इसकी यूनिट अपन ग्राम रख लेंगे। अब देखो इसको कैलकुलेट कैसे कर लेंगे भाई, एक का पता है ना एटॉमिक मास एक एटम का होता है, इसको कितने टाइम्स कर दो, NA टाइम्स, तो 1 मोल का आ जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। एग्जाम्पल ले, फॉर एग्जाम्पल देखो मैं ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन की बात करूं तो एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है, 14 AMU मल्टीप्लाइड बाय Na। तो व्हाट वी गेट, 14 NaAMU, ये आंसर है। लेकिन इसको किस में एक्सप्रेस करेंगे, ग्राम में। तो AMU को ग्राम में कन्वर्ट करो,
14 Na इंटू AMU क्या होता है 1/Na ग्राम, 1/Na ग्राम, Na से Na कैंसिल आउट हो गया एंड हमें मिल गया 14 ग्राम। तो ध्यान दो 14 AMU और 14 ग्राम एक ही है क्या? नहीं। 14 AMU इज द मास ऑफ सिंगल नाइट्रोजन एटम while 14 ग्राम इज द मास ऑफ लार्ज नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, और वो लार्ज नंबर क्या है? एवोगैड्रो नंबर। तो डिफरेंस है भी दोनों में। 14 AMU क्या 14 ग्राम के इक्वल हैं? सोचो, नहीं, हो ही नहीं सकता। ये तो बहुत कम वजन है, ये बहुत ज्यादा है, तो ये ज्यादा है। बिल्कुल वैसे ही यार 1 ग्राम 1 kg होता है क्या? 1 ग्राम 1, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये इक्वल टू थोड़ी होता है, ये अलग अलग यूनिट से ही है, ये ज़्यादा होता है, तो सिमिलरली ये ज़्यादा वजन होता है। तो 14 AMU और 14 ग्राम का मीनिंग अलग अलग होता है। 14 AMU अकेले एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, 14 ग्राम 1 मोल एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो बहुत ज़्यादा वजन है, बाई चांस मैथमेटिकली दोनों सेम है, तो बाई चांस सेम होने का मतलब सेम थोड़ी हो जाता है। किसी का वजन 5 kg है, किसी का वजन 5 ग्राम है, बोले ये भी 5 ये भी 5, तो ये सेम तो नहीं होता है, सबको पता है। ऐसे अब हमें ये भी पता चल गया कि सेम नहीं होता है। बहुत छोटे वजन यूनिट के लिए, छोटे वेट को अगर हमें करना है वजन, तो AMU बेस्ट है उसके लिए। इस तरह से अब रिजल्ट क्या आ रहा है कि AMU को हटा के सीधे ग्राम लगा दो, तो हमारा ये कैलकुलेशन बच जाएगी ना हमारी। पहले Na टाइम्स करा, फिर NH डिवाइड करा, तो फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है? एटॉमिक मास से AMU को हटाकर ग्राम लगा देते हैं, तो वही मास 1 मोल का मास बन जाएगा मैथमेटिकली। तो अपन नोट कर सकते हैं इसके बाद। नोट लिख के फिर नोट करना है बच्चों। इफ वी रिप्लेस AMU by gram from atomic mass, then it become gram atomic mass, that is mass of 1 mole। तो AMU को हटा के ग्राम लगा दो, ऑटोमेटिकली वो 1 मोल का बन जाएगा डायरेक्ट। जैसे एग्जांपल ले लें, कहीं पे लिखा हुआ है एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम दे रखा है 40 AMU, तो तुमसे पूछेगा 1 मोल कैल्शियम का वजन क्या होगा? ग्राम लगा दो सीधा, तो आ जाएगा ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम 40 ग्राम। लेकिन डिफरेंस है, ये जो 40 ग्राम है ये है मास ऑफ 1 मोल Ca। अगर मुझे 1 मोल का मास लाना है तो सीधा ग्राम में लिख दो उसको। अब 1 मोल का मास अगर मुझे पता चल गया तो मुझे दुनिया के सारे मोल्स का मास पता चल जाएगा, 10 मोल, 20 मोल, x मोल, हाफ मोल। जब 1 का पता है तो x मोल का क्या होगा? x टाइम्स हो जाएगा, दैट्स इट। तो इस तरीके से हम इजीली कितने भी मोल का मास फाइंड कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है? हमें एटॉमिक मास पता होना चाहिए। तो इस तरह से ये काम हो जाता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब आते हैं भाई एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास। देखिए, एक ही एलिमेंट के एटम्स के मास अलग अलग होते हैं, तो फिर हमें क्या लेना पड़ेगा? एवरेज लेना पड़ेगा। तो जैसे कोई भी एलिमेंट है, मान लो P एलिमेंट है, कोई एलिमेंट है P। अब इसके आइसोटॉप्स हैं PA1, PA2, PA3, मतलब इनके मास अलग अलग हैं, लेकिन इनके कुछ परसेंटेज भी तो होंगे खुद के। तो मान लो नेचर में ये x1% है, ये x2% है, ये x3% है। तो अब इनका एवरेज कैसे लेना पड़ेगा कि मान लेते हैं ये 100 एटम्स थे, तो 100 में ये x1 एटम्स हो गए, ये x2 हो गए, ये x3 हो गए।
मान लो ये 100 एटम्स हैं, तो ये कितने एटम हो गए, x एटम्स, और एक का वजन कितना, A1, तो इन सब का टोटल क्या आ जाएगा, A1x1 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, A2x2 A3x3, ये परसेंटेज अबंडेंस है जो नेचर में मिलते हैं। तो एवरेज क्या होता है, वेट का एवरेज है ये, एवरेज ऑफ आइसोटॉपिक मासेस, एवरेज ऑफ आइसोटॉपिक मास। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आइसोटॉप्स वी हैव टू डिफाइन एवरेज एटॉमिक मास। तो अब यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास क्या जाएगा, बताओ क्या जाएगा, टोटल मास A1x1 प्लस A2x2 प्लस A3x3 डिवाइडेड बाय टोटल क्या हो जाएगा 100। इस तरीके से हम एवरेज एटॉमिक मास फाइंड कर लेते हैं। चलो बच्चों, इसी के साथ अपन एंड करते हैं। ओके, गुड बाय।